एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिमरन जम्वाल और इस वीडियो में हम क्लास 9th की इकोनॉमिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है पीपल एज रिसोर्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि रिसोर्सेज क्या होता है। अनडाउटेडली आपने रिसोर्स के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में पहले भी अपनी क्लासेज में पढ़ा हुआ है, तो जल्दी से मैं इसको रिकॉल करवा देती हूँ। रिसोर्सेज होता है समथिंग दैट कैन बी यूज फॉर पर्पस। जब हम किसी भी चीज़ को यूज़ करते हैं, जो हम चीज़ हमारे लिए एसेंशियल होती है, उसे हम कह देते हैं रिसोर्सेज। और रिसोर्सेज क्लासीफाई होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड थर्ड वन इज ह्यूमन रिसोर्सेज। फर्स्ट टू के बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। सामने जब हम नाम सुन रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज तो हमें तभी पता लग जा रहा है, हम डायरेक्टली उस चीज़ को नेचर से लिखते हैं। जो भी चीज़ हमें नेचर प्रोवाइड करता है उसे हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। अब सेकंड है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के बारे में भी आपको पता लग ही गया होगा कि जब हम किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज को मॉडिफाई करके एक उसका फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब बात आती है ह्यूमन रिसोर्सेज की कि अब ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो इस चैप्टर में हम सारा का सारा ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। और हाँ, ह्यूमन जो है वो एक रिसोर्स है, किस तरीके से वो भी हमें इस चैप्टर में पता लग जाएगा। तो ओवरव्यू में हमें बताया गया है कि ये जो चैप्टर है पीपल एज रिसोर्स, इसमें हमें बताएंगे कि जो पॉपुलेशन है ना हमारी कंट्री की, वो हमारे लिए एक एसेट है। विच मीन्स जो पॉपुलेशन है वो हमारे लिए क्या है, कीमती है, और वो हमें मुनाफा देती है अपनी इकोनॉमी को, हमारी कंट्री की इकोनॉमी को। रादर देन अ लाइबिलिटी, वो हमारे लिए कोई बोझ नहीं है, कोई बर्डन नहीं है, वो हमारे लिए क्या है, कीमती चीज़ है हमारी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जो है वो ह्यूमन कैपिटल तब बन सकती है जब उसमें इन्वेस्टमेंट हो। अब लैंड आपको मुनाफा कब देगी? अब एसेट की अगर हम बात करते हैं कि वो हमारे लिए कीमती है और वो हमें प्रॉफिट कमा के देती है, तो अब लैंड जो है वो हमें मुनाफा कब प्रोवाइड करेगी? जब हम लैंड पे इन्वेस्ट करेंगे, जब हम अपने पैसों से खरीद के सीड्स लगाएंगे, पहले हम उस पर पैसा लगाएंगे फिर ही वो हमें पैसा देगी ना। तो ऐसे ही पॉपुलेशन जो है वो ह्यूमन कैपिटल कब बनेगी? जब हम उस पर इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट किस फॉर्म पे? एजुकेशन की फॉर्म पे, ट्रेनिंग के फॉर्म पे और मेडिकल केयर की फॉर्म पे। तो अगर हम देखें कि ह्यूमन कैपिटल क्या होती है, तो ह्यूमन कैपिटल होती है स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉयड इन दैम। ह्यूमन कैपिटल क्या है? एक स्टॉक है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्किल्स और प्रोडक्टिव नॉलेज होती है। पीपल एज रिसोर्स इज अ वे टू रेफरिंग अ कंट्री वर्किंग पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटी। पीपल एज रिसोर्स जो है वो क्या है, कंट्री में काम करने वाले लोग जिनके पास अच्छी खासी स्किल्स हैं और एबिलिटीज़ हैं। तो अगर हम देखते हैं, लुक एट द population from this productive aspect emphasize its ability to contribute the creation of the ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो जो हमारी पॉपुलेशन है जिसके पास स्किल्स हैं, एबिलिटीज़ हैं, वो हमारी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में भी इन्वेस्ट करती है, कंट्रीब्यूट करती है। कैसे कि जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब कि जो टोटल इनकम हमारी कंट्री की निकलती है कि एक साल में किसी भी कंट्री के लोगों ने कितना पैसा जो है वो कमाया है एक साल में, तो जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, टोटल होता है, उसमें जो लोग काम करते हैं हमारी पॉपुलेशन, वो भी कंट्रीब्यूट करती है। अगर आप डॉक्टर हो और एक महीने में आप अगर मान लो कि 50,000 रुपया जो है वो कमा रहे हो, तो वो 50,000 रुपया सिर्फ आपको ही नहीं मिल रहा है, आपकी जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है ना कंट्री का, आपकी जो कंट्री का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, जो टोटल इनकम होगी, उसमें भी आपका वो जो 50,000 है वो क्या होगा, ऐड होगा। ये मैंने आपको एज एग्जांपल के तौर पे बता दिया। दूसरे रिसोर्सेज की तरह ह्यूमन रिसोर्सेज भी एक रिसोर्स है, एक किस्म का रिसोर्स है। अगर हम पॉजिटिव साइड्स की बात करते हैं ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव साइड्स भी हैं और पॉजिटिव साइड्स भी हैं। पॉजिटिव साइड्स भी हैं ह्यूमन पॉपुलेशन की और नेगेटिव साइड्स भी हैं। और सिर्फ अगर जब हम नेगेटिव साइड्स के बारे में देखते हैं ना, तो हम पॉजिटिव साइड्स को भूल ही जाते हैं, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू द पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड अगर हम देखने चाहें तो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। बट हम ये जो पॉजिटिव साइड है कि वो कंट्रीब्यूट करती है हमारी कंट्री की टोटल इनकम में, वो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है जो कि हम नहीं देख पाते जब हम सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव साइड्स को देखते हैं। तो अब व्हेन द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स इज़ फर्दर डेवलप्ड बाय, अब जब कोई भी ह्यूमन रिसोर्स जो है डेवलप्ड हो जाता है फुली, कैसे होता है वो, क्योंकि वो एजुकेटेड होता है और हेल्दी होता है, तो वो क्या बन जाता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। जब कोई भी पॉपुलेशन, कोई भी ये इंसान है मान लो, इस पे एजुकेशन को इन्वेस्ट किया गया है, हेल्थ इसको दी गई है, अच्छी खासी हेल्थ फैसिलिटी अच्छी खासी दी गई है, तो ये किस में चेंज हो जाएंगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। तो जो कि हमारी कंट्री की टोटल में ऐड होता है, जस्ट लाइक फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन। अब ह्यूमन में जब हम इन्वेस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन और ट्रेनिंग, तो वो भी हमें मुनाफा देती है बाकियों की तरह। जैसे कि अगर हम किसी लैंड पे इन्वेस्ट करते हैं तो वो फिर हमें वो देती है ना, अच्छी खासी फसल देती है और उसको हम बेच के पैसा कमाते हैं। वैसे ही अगर हम किसी ह्यूमन पे इन्वेस्ट करते हैं अपनी एजुकेशन
और हेल्थ, वो भी हमें मुनाफा जो है वो कमा के देती है। दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम। तो ये हम किस तरीके से देख सकते हैं, हायर इनकम की उस पे जाके देख सकते हैं, क्योंकि उसके पास तो एक अच्छी बेटर ट्रेनिंग है, एजुकेशन अच्छी है, और उसके पास हेल्थ जो है वो अच्छी है। नॉट ओनली डू द मोर एजुकेटेड एंड द हेल्थियर पीपल गेन थ्रू हायर इनकम्स, ना ही वो लोग जो कि काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड हैं या फिर हेल्दी हैं वो ही सिर्फ इन इनकम से क्या करते हैं, प्रॉफिट नहीं कमाते हैं, या फिर ये जो इनकम है सिर्फ उन्हें ही मुनाफा नहीं देती है, बल्कि ये सोसाइटी एज होल को ही मुनाफा देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये इंसान है आज, इस पे एजुकेशन को इन्वेस्ट किया गया है, इसको हेल्थ फैसिलिटीज़, इसको सारी जो है वो फैसिलिटीज़ जो भी चाहिए होती हैं वो इसको प्रोवाइड करवाई गई हैं, और फिर बाद में जब ये एक अच्छा खासा इंसान बन गया है, एक ह्यूमन कैपिटल हम कहें तो वो बन गई है, तो ये आगे जाके और लोगों को भी क्या करेगा, उन पे भी इन्वेस्ट करेगा, तो फिर वो लोग भी ह्यूमन कैपिटल बनेंगे, ऐसे ऐसे ये जो सर्कल है वो चलता रहेगा। तो इसीलिए हमें यहाँ पे कहा गया है कि जो ह्यूमन कैपिटल है ना वो बाकी रिसोर्सेज से ज़्यादा सुपीरियर है, क्योंकि लैंड और फिजिकल कैपिटल जो है वो इतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, यूज़फुल हैं बट ह्यूमंस के बिना वो इतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, क्योंकि लैंड और जो कैपिटल है वो खुद में ही एक यूज़फुल प्रोडक्ट नहीं निकलती हैं, क्योंकि ये लैंड है। अब इस पे खुद ब खुद तो कोई फसल उगेगी नहीं, जब तक एक ह्यूमन जो है उस पे इन्वेस्ट नहीं करेगा तब तक वो किसी भी काम की नहीं है। तो इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स जो है वो सबसे ज़्यादा सुपीरियर है। और काफ़ी सालों से अगर हम अपनी इंडिया में देखें तो इंडिया के जो पॉपुलेशन है ना, जो लोग हैं ना इंडिया के, उनको एज अ बोझ जाना गया है रैदर देन एन एसेट। उनको बोलते हैं कि ये दुनिया के लिए सिर्फ बोझ हैं। अनडाउटेडली इंडिया के जो लोग हैं, इंडिया की नहीं, मैं किसी भी पॉपुलेशन की बात कर रही हूँ, वहाँ पे कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ें तो होती ही होती हैं ऑब्वियसली। अगर पहले इतनी सी पॉपुलेशन थी, तो मान लीजिए अगर इतनी सी पॉपुलेशन किसी कंट्री में है तो उसकी पॉपुलेशन बड़ी नहीं है, और अगर अचानक उस कंट्री की इतनी पॉपुलेशन बढ़ जाए तो जितना पहले इतना एरिया उसका कल्टीवेट करता था, एग्रीकल्चर में था और उसको अच्छी अच्छी क्रॉप्स उगा के देता था, अब जब उसका इतना ज़्यादा एरिया पॉपुलेशन से भर गया है तो उसका जो कल्टीवेटेड लैंड है वो कम हो गई है, ऑब्वियसली कम होगी। तो ये एक नेगेटिव साइड होती है, बट इंडिया में काफ़ी सालों से एक बोझ की तरह ही माना जा रहा है पॉपुलेशन को, रैदर देन एन एसेट। पर हमारी काफ़ी पॉपुलेशन जो है वो एक बर्डन नहीं है हमारी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि इट कैन बी टर्न इनटू अ प्रोडक्टिव एसेट। ये जो है अब किस में कन्वर्ट हो रही है, हमारे प्रोडक्टिव एसेट में, क्योंकि हम उन पे इन्वेस्ट जो है वो कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमें दो एग्जांपल्स दी हुई हैं किस तरीके से हम किसी भी ह्यूमन को जो है वो मोर प्रोडक्टिव रिसोर्स जो है वो बना सकते हैं। जैसे कि हमने कहा कि ह्यूमन इज़ ऑल्सो अ रिसोर्स। अब यहाँ पे स्टोरी दी हुई है हमें शकल की। तो ये दो फ्रेंड्स की स्टोरी है, विलास की और शकल की, जो कि एक ही विलेज में रहते हैं जिसका नाम है सीमापुर। शकल जो है वो एक 12 साल का लड़का है जिसकी मदर का नाम शीला है, और वो घर का कामकाज करती हैं। उसके फादर बूटा जो हैं, बूटा चौधरी जो हैं, वो एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते हैं, और शकल अपनी मम्मा के साथ घर में काम में हेल्प भी करता है उनकी। वो अपने भाई बहनों जीतू की और सीतू की भी केयर करता है। उसके जो अंकल है श्याम, उन्होंने एक मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन का एक एग्जामिनेशन होता है ये, जिसको पास कर लिया है, लेकिन वो बिना जॉब के अभी घर पे ही हैं। बूटा और शीला जो हैं वो चाहते हैं कि वो शकल को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पढ़ाएं, और इसीलिए उन्होंने उसको फोर्स किया कि उनकी विलेज में जो स्कूल है वो उसको ज्वाइन कर ले, और वो चाहते हैं कि उसको और भी ज़्यादा पढ़ाएं जब उसकी हायर स्टडीज़ जो है वो कंप्लीट हो गई। तो उन्होंने उसका क्या किया, उसका दाखिला उन्होंने उसको कंप्यूटर कोर्स जो है वो उन्होंने कंप्यूटर कोर्स शकल को करवाया। और जब उन्होंने कंप्यूटर कोर्स उसको करवाया तो उसको आगे ही काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था पढ़ाई में, इसीलिए उसने उस कंप्यूटर कोर्स को भी अपने एंथुसियाज़्म और अच्छे से अपना इंटरेस्ट से उसको भी अच्छे तरह से क्लियर कर लिया, और कुछ टाइम बाद उसको जॉब भी मिल गई एक प्राइवेट फर्म में। और इवन कि वो काफ़ी ज़्यादा न्यू सॉफ्टवेयर्स को भी डिज़ाइन कर लेता था, जिससे उसके जो बॉस थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुए, और उन्होंने उसको एक रिवॉर्ड दिया एज अ प्रमोशन। उसकी प्रमोशन हो गई। ये तो थी भाई शकल की कहानी। अब विलास का क्या सीन था, तो विलास जो है वो 11 साल का लड़का था जो कि सेम शकल की ही विलेज में रहता था। विलास के फादर महेश जो हैं वो एक फिशरमैन थे, मछलियाँ बेचते थे वो, लेकिन उसके पापा की 2 साल का जब विलास था तभी उनकी डेथ हो गई थी। अब उसकी मदर गीता जो है वो अब अपनी फैमिली के लिए पैसा कमाती हैं, किस तरीके से, मछलियाँ बेचकर। वो अपने लैंड ओनर की पॉन्ड से मछलियाँ लाती हैं और नियर बाय मंडी में जाके बेच देती हैं। 150 रुपया उन्हें एक दिन का मिलता है मछलियों को बेचने के बाद। विलास जो है वो पेशेंट है आर्थरिटिस का। आर्थरिटिस का जो विलास जो है वो पेशेंट है,
और वो डॉक्टर के पास नहीं जा पाते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं, और ना ही वो स्कूल जाता है, और उसको स्कूल में कभी भी पढ़ने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वो अपनी मदर के साथ जो है वो कुकिंग वगैरह में काम करवाता है और अपने छोटे भाई मोहन की क्या करता है, देखभाल करता है। उसकी मदर जो है वो अभी बीमार हो गई हैं और उनके घर में कोई भी नहीं है जो उनकी केयर कर सके, उनकी मदर की या फिर उसकी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि विलास भी बीमार ही था, तो अब विलास जो है वो खुद ही मछलियाँ बेचता था उसी विलेज में, और थोड़े से पैसे जो हैं वो कमा के ले आता था। अब जब हमने देखा इन 2 केसेस में, हमने देखा कि शकल जो है वो स्कूल जाता है, विलास नहीं जाता। शकल फिज़िकली स्ट्रॉन्ग है, हेल्दी है, लेकिन विलास को क्या है, कोई बीमारी लग गई है और उसको डॉक्टर के पास जाना है, बट उनके पास पैसे ही नहीं हैं, और उनके पास पैसे नहीं है डॉक्टर के पास जाने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, शकल जो है उसने एक डिग्री हासिल कर ली है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, और वो एक प्राइवेट फर्म में काम करता है जहाँ पे अब उसको प्रमोशन भी मिल गई है और वो अच्छे खासे पैसे कमा लेता है। बट ऑन द अदर हैंड विलास जो है वो सेम अपनी मदर का ही काम करता है और काफ़ी कम पैसे जो है वो कमा के ले आता है। अब हम शकल के केस में देखते हैं तो सेवरल ईयर्स ऑफ एजुकेशन और टू द क्वालिटी ऑफ लेबर। अब शकल के केस में अगर हम देखते हैं तो शकल के ऊपर इन्वेस्टमेंट हुई है एजुकेशन की, हेल्थ की, जो कि उसे हेल्प कर रही है इन फ्यूचर में कि वो अच्छे पैसे कमा सकता है। नहीं तो अगर वो पढ़ता नहीं अच्छे से तो वो भी घर के कामकाज ही कर रहा होता अपनी मदर की तरह या फिर अपने फादर की तरह। तो इसीलिए एजुकेशन जो है, आज आपको एजुकेशन जो है वो मिल रही है, हेल्थ फैसिलिटीज़ आपको सब मिल रही हैं, और अगर आप अच्छे से पढ़ोगे ना मेहनत करके आज, तो आगे जाके फ्यूचर में आप एक अच्छे बड़े आदमी, और आपको एक अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी, जिससे कि आपका जो फ्यूचर होगा वो ब्राइट ही ब्राइट होगा। तो द इन्हांस हिज टोटल प्रोडक्टिविटी ऐड टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, और जो उसको पैसे मिलते हैं उसकी जॉब से, और वो हमारी कंट्री की टोटल जो इकोनॉमी है ना उसमें भी ऐड होते हैं, और उसको भी एज अ सैलरी मिलते हैं। इन केस ऑफ विलास देयर कुड नॉट बी एनी एजुकेशन और हेल्थ केयर इन द अर्ली पार्ट ऑफ हिज लाइफ। और जो अगर हम विलास की बात करते हैं तो उसको कोई भी सैलरी जो है वो नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती उसको सैलरी? क्योंकि उसके पास कोई जॉब नहीं है। क्यों जॉब नहीं है? क्योंकि उसकी हेल्थ अच्छी नहीं थी और उसकी एजुकेशन भी कुछ अच्छी नहीं थी। वो अपनी मदर की तरह मछलियाँ ही बेचता था। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स कैन गिव हाई रेट्स ऑफ रिटर्न्स इन फ्यूचर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ह्यूमन रिसोर्स पे अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, एजुकेशन की, मेडिकल केयर की, तो वो फ्यूचर में जाके बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो ये इन्वेस्टमेंट जो है ऑन द पीपल इज़ द सेम एज इन्वेस्टमेंट इन द लैंड एंड कैपिटल। ये वैसे ही इन्वेस्टमेंट होगी कि जैसे आप किसी लैंड पे इन्वेस्ट करते हो, क्रॉप को ग्रो करते हो, क्रॉप अच्छी फसल उगती है, तो आप क्या करते हो, मार्केट में जाके बेचते हो और आपको पैसे जो हैं वो मिलते हैं। तो वैसे ही अगर कोई ह्यूमन है, आप उस पर आज इन्वेस्ट कर रहे हो एजुकेशन के थ्रू, इन्वेस्ट कौन कर रहा है? आपके मम्मी पापा आपको पढ़ा रहे हैं, पैसे जो हैं वो दे रहे हैं, और कल आप जब आप एक अच्छे डॉक्टर या फिर इंजीनियर बन जाओगे या कोई भी अपनी मर्ज़ी की अच्छी खासी जॉब करोगे, तो वो आपको पैसे देगी। मतलब आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी और आपको कोई भी परेशानी नहीं फेस करनी पड़ेगी। अ चाइल्ड टू विद इन्वेस्टमेंट मेड ऑन हर एजुकेशनल हेल्थ कैन यील्ड द हाई रिटर्न्स इन द फ्यूचर इन द फॉर्म ऑफ हाई अर्निंग। ऑब्वियसली उसको क्या होगा फिर आगे जाके फ्यूचर में अच्छी खासी जो पैसे हैं वो मिलेंगे, और वो भी अच्छा खासा अपनी सोसाइटी में क्या कर पाएगा, कंट्रीब्यूट कर पाएगा। जैसे कि ये अगर डॉक्टर है, ये 50,000 रुपया अगर महीने का कमाता है, तो ये 50,000 रुपया सिर्फ वो अकेला नहीं कमाता, बल्कि पूरे सोसाइटी में भी वो कंट्रीब्यूट इनको करता है, अपना कंट्रीब्यूशन करता ही करता है। जब हम पूरी कंट्री की टोटल इनकम गिनते हैं ना एक साल की, तो उसमें वो 50,000 रुपया जो आप कमाते हो या आपके पेरेंट्स जितने भी पे लेते हैं, तो वो ऐड होता है। अब एजुकेटेड पेरेंट्स जो हैं वो चाहते हैं कि उनका बच्चा काफ़ी अच्छा पढ़े और उसकी जो हेल्थ है वो काफ़ी अच्छी रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि एजुकेशन की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। वैसे ही वो अपने बच्चों को न्यूट्रिशन और हाइजीन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चा ठीक ठाक होगा, अच्छी हेल्थ उसकी होगी, तभी वो जाके अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ पाएगा। तो दूसरे हाथ ही डिसएडवांटेज जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाते और अच्छी हाइजीन भी नहीं प्रोवाइड कर पाते, नहीं करवा पाते, और इसीलिए उनके बच्चे जो हैं आगे जाके डिसएडवांटेज होते हैं फॉर द स्टेट टू। अब कंट्री जैसे कि जापान, उसमें इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है ह्यूमन रिसोर्सेज में, और जापान में कोई भी नेचुरल रिसोर्स नहीं है, फिर भी जापान एक रिच और डेवलप्ड कंट्री है। और जब भी उन्हें कोई सी भी नेचुरल रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो जापान में नेचुरल रिसोर्स बाहर की कंट्रियों से ही आता है, क्योंकि उसके पास खुद का कोई भी अच्छा नेचुरल रिसोर्स नहीं है। इन्वेस्टमेंट वो सिर्फ और सिर्फ किस पे करती है? ह्यूमंस में इन्वेस्टमेंट वो करती है, और फिर भी वो एक डेवलपिंग नहीं, अच्छी खासी रिच और डेवलप्ड कंट्री है।
अब वो इतनी ज़्यादा अच्छी और डेवलप्ड कंट्री कैसे है? क्योंकि वो लोगों पे इन्वेस्ट करती है, अच्छी खासी एजुकेशन और हेल्थ उन्हें प्रोवाइड करती है, और उन्हें पता है कि लैंड पे इन्वेस्ट किया और बंदे पे इन्वेस्ट किया एक ही बात है। एफिशिएंसी एंड द टेक्नोलॉजिकल इवॉल्व्ड बाय पीपल हैड मेड दिस कंट्री रिच एंड डेवलप्ड, और अच्छी खासी टेक्नोलॉजी है इनके पास, और ये जो इनके लोग, जापान के जो लोग हैं वो अच्छे खासे पढ़ जाते हैं ना, जब अच्छी जॉब ले लेते हैं ना, तो वही चीज़ है जो इनकी कंट्री को रिच और डेवलप्ड बना देती है। अब आता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन। अब हमने विलास और शकल की एग्जांपल देखी थी, इन इसी की तरह जो लोग हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड होते हैं। आपने देखा विलास जो है वो मछलियाँ बेचता है, लेकिन शकल जो है वो जॉब करता है एक फर्म में जाके। सो द ऐसे ही बड़ी अलग अलग जो एक्टिविटीज़ होती हैं, इनको क्लासिफाई किया होता है तीन में: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी के बारे में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, आपको पता है अच्छे तरीके से, लेकिन फिर भी आपकी बुक में बताया गया है, तो देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, ध्यान से सुनिएगा। प्राइमरी सेक्टर को जो है वो इंक्लूड करता है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग। तो ये सब चीज़ें जो एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, फार्मिंग है, माइनिंग है, एनिमल हस्बेंड्री है, ये सब सारी चीज़ें किस में इन्वॉल्व होती हैं? हमारी प्राइमरी सेक्टर में या फिर प्राइमरी में। और सेकेंडरी सेक्टर में हम अगर हम बात करें तो सेकेंडरी सेक्टर में हमारी मैन्युफैक्चरिंग। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर में अगर वीट जो है वो ग्रो हुई है, तो वीट से हम अगर ब्रेड बनाएंगे तो उसको मैन्युफैक्चर करेंगे ब्रेड को, तब इसके आटे को, तभी ब्रेड बनेगा ना। तो यही मैन्युफैक्चरिंग जो है वो होती है हमारी सेकेंडरी सेक्टर। अब टर्शरी सेक्टर जो है हमारा होता है ट्रेड, ट्रेडिंग, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ये सारा हमारा टर्शरी सेक्टर में आता है। अब ये एक्टिविटीज़ जो हैं वो रिजल्ट करती हैं किसमें? गुड और सर्विसेज में ऑब्वियसली। अब इनमें से एक्टिविटीज़ जो ये जो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं ना, इन्हें हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो कि हमें पैसा देती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दो तरीके की होती हैं, एक मार्केट एक्टिविटीज़ होती हैं, एक नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ होती हैं। मार्केट एक्टिविटीज़ ऑब्वियसली वो होती हैं जिससे हमें प्रॉफिट होता है, पैसा कमाया जाता है, लेन देन जिसमें होता है, वो होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें पे एंड प्रॉफिट होता है, जैसे कि कस्टमर और सेल्समैन। एंड दीज इंक्लूड प्रोडक्ट्स ऑफ गुड और सर्विसेज इंक्लूड गवर्नमेंट सर्विसेज। इसमें गवर्नमेंट सर्विसेज जो है वो भी इन्वॉल्व होती है। नॉन मार्केट एक्टिविटी होती है जो कि सेल्फ कंजम्पशन के लिए होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम मार्केट एक्टिविटी की बात करते हैं, इस लैंड पे इस इंसान ने, ये जो ट्रैक्टर चला रहा है सपोज करो, इसने जो है वो क्रॉप उगाई है, और क्रॉप जब अच्छी खासी उग गई तो इसने उसको मार्केट में जाके बेच दिया और पैसे जो है वो ले आया। ये होगी हमारी मार्केटिंग एक्टिविटी। अब नॉन मार्केट एक्टिविटी क्या होती है कि फॉर एग्जांपल इस इंसान ने क्या किया है, इसमें क्रॉप उगाई है, और जो क्रॉप फसल उगी है इसने मार्केट में जाके नहीं बेची, बल्कि अपनी फैमिली की कंजम्पशन के लिए उसने रख दी। तो ये हमारी होती है नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। एंड ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन्स देयर आर डिवीजन ऑफ लेबर्स बिटवीन मैन एंड वुमेन। और हिस्टोरिकल और कल्चरल रीजन्स की वजह से इन फीमेल और मेल के जो वर्क्स हैं, जो डिवीजन है, इनमें काफ़ी ज़्यादा है। वुमेन जो है वो जनरली क्या करती हैं? डोमेस्टिक काम, घर का काम काज करती हैं, जैसे कि शकल की मदर करती थी, घर का काम काज करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ये सब कुछ कौन करती हैं? वुमेन्स करती हैं। ये हिस्टोरिकली और कल्चरली, ये आज का नहीं है, पुराने ज़माने से ये चलता आ रहा है कि जो औरतें हैं वो सिर्फ और सिर्फ घर का ही काम करती थी पहले भी, और आज भी ऑलमोस्ट जो औरतें हैं सबसे ज़्यादा परसेंट में वो घर का कामकाज ही करती हैं। शकल के फादर जैसे कि फील्ड में जाके काम करते हैं, तो ये बाहर, घर के बाहर काम करना और पैसे कमा के लाना फैमिली के लिए, ये सब कौन करते थे? मैन जो हैं वो ये सब काम करते थे पहले भी और आज भी। शीला जो है वो किसी अपने काम के लिए पे नहीं कर पाती, नहीं होती, क्यों? मतलब कि वो पैसे नहीं लेती। जैसे कि अगर आपके पापा कहीं काम करते हैं तो उनको तनख्वाह मिलती है ना, उनको पे मिलती है ना, लेकिन शीला को कोई पे नहीं मिलती। अगर आपकी मदर हाउसवाइफ है तो आपकी मदर को कोई पे नहीं मिलती है घर का काम करने के लिए, बट जो बूटा है वो अर्न करता है मनी और अपनी फैमिली के ऊपर स्पेंड करता है। वुमेन्स आर नॉट पेड फॉर देयर सर्विस। वुमेन्स घर का काम करती हैं, उसके लिए उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता। द हाउस होल्ड वर्क डन बाय द वुमेन इज़ नॉट रिकोगनाइज इन द नेशनल इनकम। और जो नेशनल इनकम होती है ना हमारी, उसमें भी जो वुमेन का काम है वो नहीं गिना जाता, क्योंकि उन्हें पे ही नहीं मिलती। गीता जो कि विलास की मदर हैं, वो मछलियाँ बेच के पैसा कमा लेती हैं, बट अगर कोई भी वुमेन जो है वो बाहर जाके काम करने की कोशिश भी करती है अगर, फिर भी उसे मैन के कंपैरेटिवली कम ही पैसे मिलते हैं। आदमी को फिर भी उससे ज़्यादा ही पैसे मिलेंगे। एजुकेशन जो है वो एक इंडिविजुअल को हेल्प करती है कि उसको अलग अलग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। अगर आप आज एजुकेटेड इंसान हो, आपके पास सारी डिग्रीज़ हैं, अच्छे खासे आप पढ़े लिखे इंसान हो,
तो आप जो चाहो वो जॉब जो है वो ले सकते हो। बट आप अगर अनएजुकेटेड हो, आपको किसी भी चीज़ की समझ ना हो, अब अगर आपको अपना नाम तक लिखना नहीं आता हो, तो आप कोई भी बड़ी जॉब जो है वो किस तरीके से कर पाओगे। एजुकेशन और स्किल जो है वो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज अगर आपको कोई पढ़ने के लिए कहता होगा तो आपको बुरा लगता होगा कि यार जब भी देखो ये बोलते हैं कि सिर्फ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, हम खेल नहीं सकते, हम इंजॉय नहीं कर सकते, पूरी उम्र तो पढ़ना ही है। बट ऐसा नहीं है। ये जो टाइम है ना, टाइम किसी के लिए भी नहीं रुकता है, नॉट इवन फॉर यू। आपके लिए भी टाइम नहीं रुकेगा, आपको टाइम के साथ चलना पड़ेगा। अगर आप पीछे छूट जाओगे तो टाइम ये नहीं कहेगा कि बच्चा मैं पीछे अच्छा आप पीछे छूट गए, आओ मेरे साथ आओ, हम साथ साथ चलते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आपको आज पढ़ने का मौका मिला है, अगर आप एजुकेटेड हो या फिर अगर आप एजुकेशन जो है वो लेते हो, क्योंकि हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बट उनके पास फैसिलिटीज़ ही नहीं हैं। या तो उनके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं हैं, या तो वो किसी ना किसी रीज़न की वजह से स्कूल नहीं जा पाते। तो अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि अगर आपको पढ़ना है तो आपको अच्छे से मेहनत करके पढ़ना होगा, क्योंकि अगर ये टाइम चला गया तो फिर आप पछताते रह जाओगे, क्योंकि यही आपकी क्लासेस हैं जहाँ तक आपको पढ़ना है। अच्छे अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। वुमेन्स आर सो अ मेजॉरिटी ऑफ वुमेन्स हैव लेस एजुकेशन एंड लो स्किल फॉर्मेशन। मेजॉरिटी ऑफ वुमेन्स जो हैं उनको कम एजुकेशन मिलती है और उनको स्किल्स भी उनके पास काफ़ी ज़्यादा कम है। और वुमेन्स जो हैं वो मैन के कंपेयर्ड कम ही पैसे उनको मिलते हैं। मोस्ट वुमेन्स जो हैं वो जहाँ काम करती हैं वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं होती, कोई उनको फिक्स नहीं है कि आप अगर हमारे यहाँ पे फैक्ट्री में काम करते हो तो आप परमानेंट हो, नहीं। जब भी किसी का भी मन किया उनको उठा के बाहर भी फेंक सकते हैं। इसीलिए इर्रेगुलर और लो इनकम उनको मिलती है। अगर हर महीने उनको नहीं इनकम मिलेगी, जैसे लड़के लोग को मिलती है या आदमी लोग को मिलती है, उनको अगर एक महीने में अगर इस महीने उनको अगर पे मिल रही है तो अगले क्या पता 3-4 महीने उनको पे ही ना मिले। तो इस तरीके से होता रहता है। और मैटरनिटी लीव भी नहीं मिलती उन्हें। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है उससे लीव भी नहीं मिलेगी, चाइल्ड केयर नहीं मिलेगा, और सोशल जो सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं उनको वो भी प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। तो इसीलिए वुमेन का आज के ज़माने में एजुकेटेड और स्किल होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे नहीं लिखा है, मैं आपको बता रही हूँ ऐसे कि लड़कियों को पढ़ना, इंडिपेंडेंट होना, अपने पैरों पे खड़े होना आज के ज़माने में इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो अगर कोई भी लड़की मेरी ऑब्वियसली देखेंगे बच्चे सारे पढ़ते हैं क्लास में, तो अगर आप मेरी वीडियो देख रही हैं, अगर कोई लड़की है तो प्लीज़ अच्छे से पढ़िए, ताकि आप फ्यूचर में जाके एक इंडिपेंडेंट वुमेन बन सकें और लड़के के बराबरी का पैसा कमा सकें। आपको ऐसा फ़ील ना हो कि काश मैं पढ़ ली होती, क्योंकि आज भी हमारी कंट्री में काफ़ी ऐसी लड़कियां हैं जिनको पढ़ाया ही नहीं जाता है। तो मेडिकल केयर, टीचिंग, ये जो 2 चीज़ें हैं ना, टीचिंग और डॉक्टरी, इनमें ही जो गर्ल्स हैं बेसिकली वो ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कहीं और उन्हें अच्छी खासी नौकरी जो है वो नहीं मिल सकती। बट अब क्या हो रहा है, और भी एडमिनिस्ट्रेशन या फिर सिविल सर्विसेज में वो जा रही हैं थ्रू साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल लेवल, क्योंकि अभी वो भी पढ़ने की आशा रख रही हैं। और आज के ज़माने में कोई लड़की किसी लड़के से कम नहीं है, दोनों इक्वल हैं, कोई किसी से ज़्यादा कम नहीं है। अगर लड़के वो जहाज़ चला रहे हैं तो लड़कियां भी जहाज़ चला रही हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लड़के ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ये लड़के नहीं, ये पहले होता था, बट आज के ज़माने में दोनों इक्वल हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो हम इस वीडियो की पार्ट 2 में देखेंगे, क्योंकि ये अलग टॉपिक है बिल्कुल। तो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज वीडियो। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। सो बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।